कि ओहो ये तो इतना जल्दी जल्दी कर रहा है, मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। गांठ बांधने वाला डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान मेरा क्या होगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट मुझे पेपर में नहीं करने, कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे। और बात सिर्फ बच्चों तक नहीं है बल्कि पेरेंट्स भी बहुत सारे मिथ और पूरा माहौल भी इतना अजीब सा हो जाता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, मानुजन अप्रोच को भी आप अपना सकते हैं। क्योंकि करीब 2 साल पहले की बात है, एक बच्चा मेरे क्लिनिक आता है, उसकी मम्मी और वो बच्चा बैठ के बात कर रहे हैं और जब मम्मी की काउंसलिंग चल रही है तो उसने बताया कि मेरा बच्चा कोचिंग के दरमियान या पढ़ाई के दरमियान, स्कूल के दरमियान बहुत ही अच्छा था, लेकिन नीट का पेपर जब उसने दिया तो रोते हुए चेहरे से उसने हमें देखा कि बस पेपर तो हुआ ही नहीं, मैं फेल हो गई हूँ। और निश्चित ही ये बहुत ही अजीब सी बात थी। केस स्टडी हुई तो पता चला कि वो बच्चा एक पेन को बड़ा लक्की मानता था, लेकिन जब चेकिंग के दौरान नीट के पेपर से पहले एक चेकर ने उस पेन को डस्टबिन में फेंक दिया तो बच्चा पूरे पेपर तक थोड़ा सा एंग्जियस रहा, एंग्जाइटी हुई और बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाया और उसके बड़े अजीब से नंबर आए। 2-3 काउंसलिंग सेशन हुई, दोबारा से अगले अटेम्प्ट में अगले साल फिर से पेपर दिया गया और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि वो बच्चा आज MBBS डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। किसी कॉलेज में MBBS के लिए उसका एडमिशन हो गया, बहुत अच्छे नंबर उसके आए। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि बच्चे एग्जाम के बारे में इसी प्रकार के कई सारे मिथ बना लेते हैं और बात सिर्फ बच्चों तक नहीं है बल्कि पेरेंट्स भी बहुत सारे मिथ और पूरा माहौल भी इतना अजीब सा हो जाता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, खासकर एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट उनका हेल्दी नहीं होता। आइए इस वीडियो में हम इस विषय पे बात करें। मेरा नाम राज आलमपुर है, आप जानते हैं मैं रोहतक में एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं और आज हम बात करेंगे एक और ज़रूरी विषय पे और वो विषय है एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले हम बच्चों को कैसे एक बढ़िया साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दें ताकि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैं ज़्यादा लंबी थोड़ी बात न करते हुए सीधे उन 15 टिप्स पे बात करूँगा, 15 मेन की पॉइंट पे बात करूँगा। आपने यदि इनमें से 2-4 पॉइंट पे भी काम कर लिया, निश्चित ही आपके नंबर, आपके जीवन जीने का ढंग और जो आपकी एक अप्रोच है जीवन को लेके वो बदल जाएगी। मैं ये पहले ही आपको बता दूं, सारी की सारी टेक्निक सभी बच्चों के लिए नहीं होती। सब बच्चों का ज़िंदगी जीने का ढंग अलग है, पढ़ने का ढंग अलग है, लेकिन इस बात की मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आप इस सारी टेक्निक को 15 की 15 टेक्निक को आप अच्छे से देख पाए तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा और आप और बेहतरीन काम कर पाएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि टाइम मैनेजमेंट को बड़ा ध्यान रखें। जी हाँ, यू कैनॉट मैनेज योर टाइम बट योर एक्टिविटीज। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में सोच रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में एक बड़ी कॉमन बात है और वो है हमारा टाइम। जी हाँ, टाइम जैसे निरंतर चल रहा है ऐसे ही यदि निरंतर हमारी पढ़ाई चलती रहे, ऐसे ही हम चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएं, हम फ्लेक्सिबल टाइम बनाना सीख जाएं कि भी रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन एक दिन कोई फंक्शन आ गया, घर में कोई गेस्ट आ गए, उस दिन नहीं पढ़ पाए तो उस बात पे ज़्यादा फोकस करना। तो साइकोलॉजी की एक अप्रोच है गेस्टाल्ट थिंकिंग। जी हाँ, चीज़ों को एज ए होल लेना सीखिए, चीज़ों को एक बड़े स्तर पर देखना सीखिए और सिंपली यदि आप उस चीज़ को सामान्य भाषा में समझ गए तो लगभग 1 या 2% टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अपने जीवन को फ्लेक्सिबल बनाएं, अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि बिल्कुल गांठ बांधने वाला डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में एक चीज़ को और ध्यान रखें, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं इससे ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है कि आपकी सूटेबिलिटी नंबर कितने हैं। ये बड़ा अजीब सा वर्ड है, सूटेबिलिटी, यानी आप पेपर के अनुसार कितनी तैयारी कर रही हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप में 100 में से 100% किताब को आपने पढ़ लिया, रट लिया, इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आपके 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम को मैनेज करें और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें कि कंटेंट को मैनेज करना सीखें। कई ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें हम बहुत अच्छा कर चुके हैं और कई ऐसे अनछुए बिल्कुल दूर हैं जिनसे हम ऐसे चैप्टर होते हैं और ये कई बार ये चीज़ हवा बना लेती है। सामान्य सा उपाय है साइकोलॉजी में, इसे रेटिंग स्केल से आप इसे डिसाइड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे ये फलाने चैप्टर पे 80% पकड़ है, ये वाली चीज़ पे 20% पकड़ है। 80 वाले को भी समय दें, लेकिन साथ साथ जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड एरिया है, ये थोड़ा सा मुश्किल वाली जगह है, तो वहाँ भी रेगुलर टाइम दें ताकि जब पेपर हो तो एकदम से इस बात का बर्डन बिल्कुल ना बने। आप सामान्य ये कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको कम आती है उसको आप पेरिफेरी स्टाइल में पढ़ सकते हैं कि मोटा मोटा उसके पॉइंट के ऊपर काम आप कर सकते हैं।
कि जहाँ लो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जहाँ पे आप चीज़ें कम समझते हैं, उसको इग्नोर ना करें। आप मान के चलें कि यदि आप पानी से डरते हैं और आप डर डर के पानी के नज़दीक ही नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के बारे में आप सहज हो जाएंगे, बल्कि ये आपको और ज़्यादा डर पैदा करेगा। ठीक ऐसे ही जो टॉपिक आपको नहीं आते उनको एक नई अप्रोच से तैयार करें, जहाँ कम समझ है वहाँ पे एक नई स्टाइल से बात करें और इन चीज़ों पे भी फोकस करें। आज तक आप डर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज आपको ये बात पता लग गई कि मुझे यदि किसी चीज़ के बारे में सहज होना है तो मुझे उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। पानी का डर खत्म करना है तो हमें पानी में उतरना पड़ेगा। जिन टॉपिक को आप अच्छे से नहीं जानते उसके बारे में आपको अंदर घुस के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। योर प्रेजेंटेशन स्किल। आपने देखा होगा क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जो यूनिट टेस्ट या एवरेज क्लास में जो बेसिक टेस्ट होते हैं उनमें अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और इसके पीछे एक तरीका है, वो है उनकी प्रेजेंटेशन स्किल। आप किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे पेन पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और कई तो इतने महान बच्चे हैं कि वो हेडिंग स्टाइल को समझते हैं। वो कोई समरी नहीं लिख के आना चाहते लंबे क्वेश्चन में, बल्कि वो हेडिंग बनाते हैं और यही एग्जामिनर और जो आपका पेपर चेक करता है उसके दिमाग में एक पॉइंट जाता है कि ये बच्चा बड़ा क्लियर साथ चीज़ें को प्रेजेंट करना जानता है, तो इससे ज़्यादा नंबर आते हैं। साथ के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ कि इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मुझे पेपर में नहीं करने हैं। जी हाँ, मैं दोबारा बोल दूं, ये सारे एक्सपेरिमेंट पेपर में नहीं करने हैं। आप नया पेन लेके आए हैं तो चला के देख लीजिए। आपने कोई चीज़ पढ़ ली है तो मोटा मोटा लिख के देख लीजिए। आप कोई डायग्राम को आप पढ़ रहे हैं तो उस डायग्राम को थोड़ा बना के देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम युद्ध लड़ें तभी जाके अपने हथियारों का यूज करें। क्या पता उस समय कोई चीज़ आपको कंफर्टेबल ना लगी तो आपको ये फिर से डिस्टर्ब कर देगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अजीबोगरीब डर। जी हाँ, आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो यही एनवायरमेंटल कंफर्टेबल नहीं होता। क्लास में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं तो एनवायरमेंट हमें वहाँ नहीं जमता, तो सिंपल सा 15 मिनट पहले का टाइम तो होता ही है, वहाँ जाके थोड़ा सा माहौल चेक कर लें, चेयर वेयर मिली है, बेंच मिली, उन पर बैठ के देख लें। कई बच्चों में एक डर होता है कि मेरे पास तो चिटिंग के लिए मेरे पास तो कोई पर्ची नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्टर आएगा तो मुझे भी चेक करेगा। अरे भाई, आप में गड़बड़ी नहीं है तो फिर ज़्यादा सोचने का क्या फ़ायदा। इसके अलावा कई बच्चों में एक अलग सी बात होती है, जैसे कोई जल्दी जल्दी लिख रहा है तो हमें लगता है कि ओहो, ये तो इतना जल्दी जल्दी कर रहा है, मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। कई बच्चों में परफेक्शनिस्ट होने का डर होता है कि जैसे उन्होंने पूरी तैयारी की है, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो उस समय पहला क्वेश्चन मान लो उनको कम आता है तो वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देते हैं, जिसके कारण उनमें एक डर सा पैदा हो जाता है। कई बच्चों में कई बार पेपर पहले नहीं मिला, मान लो रोल नंबर सबसे आगे है और पेपर पीछे से बांटना शुरू कर दिया, तो ऐसे लगता है कि मुझे तो 5 मिनट लेट मिला, मुझे तो अब तो 5 मिनट मुझे और जल्दी लिखना पड़ेगा। अभी ये सोचिए कि ये सब करते समय भी आप सोच रहे हैं, उसमें भी तो टाइम लग रहा है। तो ये अजीबोगरीब डर है, इनके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए जो जो टेक्निक आप लगा सकते हैं उनके ऊपर काम करें। जैसे आप थोड़ा पहले चले जाएं, आप इस बात पे सोच लें कि चलो वो जल्दी जल्दी लिख रहा है तो क्या पता उस क्वेश्चन को वो बहुत अच्छे से जानता हो। कई बार क्या पता वो क्वेश्चन आपने पहले ही लिख दिया हो। कई बार लगता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा नंबर ले लेगा, बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, तो आपको उसके साथ कोई लड़ाई आप वहाँ नहीं लड़ने जा रहे हैं, आपका अपना एक पेपर है। कंपैरिजन। और हमारे इंडिया में कंपैरिजन तो इतना चल रहा है, पेरेंट्स भी शर्मा जी वर्मा जी वो ये बढ़िया कर रहे हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं, और फिर कुछ गड़बड़ होती है तो बच्चा कहता है अच्छा अब कंपेयर करके देखो। खैर ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन एग्जाम के दरमियान भी हम कंपैरिजन की इस फीलिंग को साथ लेके चलते हैं। जैसे कि आप किसी टीचर से डाउट क्लियर करने गए, टीचर ने कहा भाई तेरे को इतना भी नहीं पता, तेरे को तो ABC भी नहीं आता और मैंने तो पूरी महाभारत पढ़ा दिया। अब बच्चे के दिमाग में डाउट आ जाता है, अच्छा मैं इतना ज़्यादा लो हूँ। इसके अलावा ये कंपेरिजन आ जाता है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी पेपर में लिखता है मान लो, तो हमें लगता है कि भाई मेरे नंबर तो कम हो गए। लेकिन अच्छी बात या अजीब बात तो ये है कि उस वाले मान लो 80% पेपर करके आता है तो बाकी 20 के लिए आपकी लड़ाई नहीं है, आपके लिए भी 100 की है। तो कंपैरिजन की भावना से थोड़ा सा बच सकते हैं। एक और अजीब तरीके का कंपैरिजन है, जब एग्जाम होता है तो उस समय स्ट्रेस लेना बड़ा कॉमन हो गया है। कई बच्चे टेंशन ले रहे हैं और हम बिल्कुल मस्ती में जी रहे हैं, तो हम अपनी तुलना करते हैं उनसे
कि भाई टेंशन तो लेनी चाहिए, इतने सारे लोग ले रहे हैं, मेरी क्लास का मॉनिटर भी टेंशन में है। तो ये भी एक अजीबो तरीक कंपैरिजन आने के कारण बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। इट इज जस्ट ए नॉर्मल प्रोसेस। इस चीज को थोड़ा इजीली हैंडल करें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक एग्जाम है और एग्जाम को एग्जाम तक ही सीमित रखें, बहुत सिंपल भाषा में समझें। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है और स्ट्रेस ना होना भी प्रॉब्लम है। बीच में एक तालमेल रखें। आप कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो अभी तक आपने तैयारी की है। और एक अजीब बात सोचिए, यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है, और यदि आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की तो टेंशन लेके भी क्या कर लेंगे। डिजिटल डिटॉक्स करना बड़ा जरूरी है। आजकल आपने देखा होगा, घर पे पैसे भूल गए कोई बात नहीं, पर मोबाइल भूल गए तो हम वापस जाते हैं। आज हमारी आत्माएं बाहर निकल के मोबाइल में चली गई है। और ये बात बच्चों पे भी लागू होती है, पेरेंट्स पे भी, मेरे पे भी, सभी पे लागू होती है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि जो ब्लू लाइट है या स्क्रीन का ज़्यादा यूज है या मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा चला रहे हैं, तो इससे आपकी आईज पे तो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेन रहता है आईज में, साथ में आप मेंटल फटीग के भी शिकार हो जाते हैं। आप चाहें तो थोड़े समय के लिए एक ऐसा जोन बना सकते हैं जिसमें आप इंटरनेट को लेके थोड़े से पॉजिटिविटी दिखाएं। कोई ज़रूरी चीज़ है तो इंटरनेट को देख लें, नहीं तो नए स्टिमुलस डाल के कि कोई रील बना रहा है, कोई बिजनेस की बातें कर रहा है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट बता रहा है, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं मोबाइल पे। तो हमें हर एक चीज़ में अभी एक्सपेरिमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। आप चाहें तो जब आप बोर हों तो आप, जैसे मान लो एक मुश्किल सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और आप उस समय बोर महसूस हो रहे हैं, तो सिंपली आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट को उठा लीजिए। हो सके तो आप कोई नई प्रेजेंटेशन बना लीजिए, हो सके तो कोई ड्राइंग बना लो तब तक, हो सके तो दूसरा चैप्टर, जैसे मान लो आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं तो दूसरा चैप्टर है आपके पास, मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से एक डिटॉक्सिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है। योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। आप समझ के चलिए कि आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि जी हाँ मैं इस काम को कर लूंगा, तो आप उसे और अच्छे से कर पाते हैं। गाड़ी का ओवरटेक लेते समय कभी कभी डाउट होता है कि भाई मेरे से आगे नहीं निकलेगी, तो हमें लगता है कि हम रोक लेते हैं, और फिर साइड से कोई गाड़ी जाती है तो हमें लगता है यार निकाल तो लेते। ठीक ऐसे ही जब हम ओवरटेक लेते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम उस चीज़ को कर भी पाते हैं। ये चीज़ हर एक जगह लागू होती है कि कॉन्फिडेंस से किए गए काम में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और लो कॉन्फिडेंस के साथ लो बॉडी लैंग्वेज, आप ऐसे डल पड़े हैं, आप ऐसे कर रहे, हे भगवान मेरा क्या होगा, आप इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज के साथ चल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो चीज आपको आती है वो भी आप नहीं बता पाते। बेटर और हेल्दी कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड। पेरेंट्स इस बात को अच्छे से समझ लें कि वो अभी इस समय में बोर्ड के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करें। मेरा कहने का मतलब कि आप कोई सीबीएसई, एचबीएसई या दूसरे कोई बोर्ड नहीं है कि बच्चों को बार बार जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका टेस्ट ले रहे हैं। हर एक समय बच्चा टेस्ट देने के मोड में होता ही नहीं। आप सोच के देखिए कि आपका बॉस आपके आसपास, आपकी चेयर के आसपास घूम रहा है और आप क्या उस समय एज ए एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाते हैं? ऐसा ही बच्चों को माहौल देने की कोशिश करें। यदि आप उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम अपने सीमित बुद्धि से, सीमित ज्ञान से और अपनी अजीबोगरीब हरकतों से बच्चे के ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर बिल्कुल भी ना बनाएं। बार बार कह रहे हैं ये काम करके दिखाओ, बार बार कह रहे हैं ये चीज़ मुझे सुनाओ, बार बार कह रहे हैं मुझे ये बड़ा फॉर्मूला बताओ। इस तरीके का माहौल बनाने से अच्छा है, उसका असेसमेंट करने से अच्छा है, उसका बार बार टेस्ट लेने से अच्छा है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसमें उसे पॉजिटिवली मोटिवेट करें। दैट इज ओवर प्रोटेक्शन। पेपर जब होते हैं तो बच्चों के सामने ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अब तो पता नहीं कौन सा बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा है। बच्चे तेरे लिए मैं 15 पेन ले आया हूँ, तेरे लिए नए कपड़े ले आए हैं, तेरे लिए हम ये कर रहे हैं, तेरे लिए वो कर रहे हैं, स्टडी टेबल ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चा सोच रहा पता नहीं मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ। और कई तो खासकर मम्मी घर में उसे मतलब अलग अलग चीज़ खिलाएंगे। जिस दिन पेपर हो रहा है उस दिन भी उसे हलवा खिला के भेजेंगे, ये लो ठूस ठूस के, शाम को लेट हो जाएगा। बच्चा सोच रहा है भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो पेपर बहुत ही बड़ी माया है जैसे कि। तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोटेक्ट करें, रोज पौधे में पानी डालने से एक ही दिन में आपने 20 लीटर पानी उस पर लुटा दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा थोड़ा नरिशमेंट, थोड़ा थोड़ा उसकी हेल्प करें। कोशिश करें अपने पेशेंस की परिभाषा दें, अपने पेशेंस को इंट्रोड्यूस करें
बच्चा इस समय पेपर देने जा रहा है, उस प्रोसेस में उसकी मदद करिए, बजाय इसके कि उसे हलवा खिला रहे हैं और आते ही बच्चे ने कहा पेपर अच्छा तो नहीं हुआ, तो अगले दिन हलवे की जगह मिर्च रोटी मिल रही है। थोड़ी सी बच्चे को नरिशमेंट देना सीखिए। ये मोबाइल सबके हाथ में, रोज इसको चार्ज करते हैं और कई तो इतने महान लोग हैं चार्जर लगाए ही रखते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी में चार्ज करने का एक एरिया है, दैट इज अवर एक्सरसाइज, अवर योगा, मेडिटेशन और स्लीपिंग। जी हाँ, स्लीप से जो भी पढ़ते हैं वो याद रहता है। जी हाँ, स्लीप से हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, हमें जो भी मेमोरीज हमने की है उसको परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में स्लीपिंग हेल्प करती है। हम रिलैक्स रहते हैं और स्लीपिंग के बाद हम एक अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं और अगले दिन हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर ना करें। हमारी डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, हमारा बेसिक खाना पीना, हमारा डेली एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, स्लीपिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली हमें इस समय में इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कई बच्चों ने तो बस ये सोच रखा है कि भाई 20 घंटे अब मेरे को पढ़ना है, पूरे साल तो मैं कुछ कर नहीं पाया, अब मैं सारा हिसाब आज ही बराबर कर दूंगा, और जाने अनजाने में हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और फिर वो पाते हैं कि जो कुछ उन्हें आता है वो भी बेचारे पेपर में लिख नहीं पाते। बच्चे की स्ट्रगल को रिस्पेक्ट देना सीखिए। कभी कभी आप सोच के देखिए, आपका बच्चा मेहनत कर रहा है और कई बार बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे का रिजल्ट वैसा नहीं आता, नो डाउट ऐसा होता है, लेकिन क्या ऐसे समय में आप उसके बॉस बन के उससे बात करेंगे या एज ए पेरेंट्स उसके स्ट्रगल में उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? ध्यान रखिए, बुरे समय में जो लोग किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो अच्छा समय में वो हमेशा उन लोगों को याद करता है। थोड़े समय के बाद ही ये चीज़ हमेशा लौट के आती है। हमारे जीवन में भी ऐसी पॉजिटिविटी, हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें बहुत ही कॉमन सी हैं कि जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं वापस वही लौट के आती है। ये बच्चों पे भी लागू है, ये सारी दुनिया पे लागू है। और स्ट्रगल के समय में अपने बच्चों को मदद करिए बजाय इसके कि उन्हें डायरेक्ट करें। रामानुजन अप्रोच को भी आप अपना सकते हैं। ये कहने में बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि इतने सारे टिप्स मैंने आपसे शेयर किए और बाई चांस इनमें से कोई भी चीज़ काम ना करे तो रामानुजन को याद करिए। एक ऐसे महान गणितज्ञ जिनकी इतनी सारी थ्योरीज हैं, सारा का सारा सॉल्यूशन उनका अभी तक भी नहीं मिला है और वो दुनिया से जा चुके हैं। आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब वो पेपर देते थे तो मैथ में 100 में से 100 नंबर आते थे और बाकी सारे सब्जेक्ट में अंडा आता था, 0। तो ठीक ऐसे ही हमारे बच्चे भी हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बने हैं। हर एक चीज़ में, हर एक जगह, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, वो मैथमेटिक्स में भी, वो इंग्लिश में भी, वो सब जगह टॉपर हूँ, इस बात की उम्मीद से थोड़ा दूर जाइए। सोच के देखें, बहुत कम भी यदि अच्छे से हमने कर लिया तो जीवन में इसी से हमारी पहचान बन जाती है। सचिन तेंदुलकर को यदि कहें भाई फुटबॉल भी खेल ले थोड़ा बहुत, तो शायद हम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते। जो सब कुछ करने के चक्कर में रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। इफ़ यू ट्राई टू बी एवरीथिंग यू विल बी नथिंग आफ्टर सम टाइम। तो कई बार इस अप्रोच को भी ध्यान रखिए कि आपका बच्चा हर एक सब्जेक्ट में हो सकता है उसी तरीके से परफॉर्म ना करे जो उसके फेवरेट सब्जेक्ट में वो परफॉर्म करता है। आखिरी पॉइंट मैं आपको बहुत ही दिल से और बहुत खुल के बता रहा हूं कि आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। हम कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमें खुद ही आइडिया नहीं होता। बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया, हम चाहते तो हैं कि इसका खून रुक जाए, लेकिन हम कार्डियोलॉजिस्ट थोड़े हैं। हम चाहते तो हैं कि उसका ऑपरेशन हो जाए, लेकिन हम प्रोफेशनल तो नहीं हैं। हालांकि हमारी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन हमें तरीका नहीं पता। ऐसा ही तरीका प्रोफेशनल हेल्प में एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर आपको दे सकता है। आपके बच्चे को समझ के वो उसके पोटेंशियल में आपकी हेल्प कर सकता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में आपकी मदद कर सकता है। आप चाहें तो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात कर सकते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमारी भी सेवाएं ले सकते हैं। आपने इतनी सारी चीज़ों को समझा, सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उससे भी ज़्यादा शुभकामनाएं उनके पेरेंट्स को जो इस बात को समझेंगे, उनके टीचर्स को जिन्होंने पूरे साल उन पे मेहनत की है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।